हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है बायोलॉजी को लेके। और आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे आईसीएसई का बायोलॉजी जेनेटिक्स। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे, और मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन मेरे साथ आराम आराम से करिए और आपको बहुत मज़ा आएगा इस सेशन को लेके। सो बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको मज़ा आए इस एमसीक्यूज़ को देखते हुए, आप आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर स्क्रीन हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने पेश कीजिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है हमारा ट्रेट्स, बी है हमारा एलील्स, सी है हमारा बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन। तो बच्चों, आपको मुझे आंसर बताना है कि जो हमारे जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, फटाफट गेस कीजिए। तो बच्चों, हमारा आंसर है बी, एलील्स। हमारे जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो आंसर बी इज राइट। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन। ए 23 पेयर्स, बी 22 पेयर्स, सी 46 पेयर्स, डी 64 पेयर्स। तो बच्चों, अब हमें ये बताना है कि पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं। तो बच्चों, ऑटोसोम्स को कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो आराम से इसका जवाब दीजिए मुझे। तो बच्चों, इसका आंसर है 22 पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स ह्यूमंस में कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 22 पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच बॉडी सेल्स इन ह्यूमंस। ए है हमारा 46 पेयर्स, बी है हमारा 23 पेयर्स, सी है हमारा 22 पेयर्स, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों, कितने क्रोमोसोम के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सेल्स में भी मिला होगा, तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। तो बच्चों, इसका आंसर है 23 पेयर्स, क्योंकि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डाइहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। A 1:2:1, B 3:1, C 2:2, एंड डी 9:3:3:1। तो बच्चों, इसका आंसर बताइए कि F2 जनरेशन में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है। तो बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर है डी, 9:3:3:1। तो हमारा आंसर क्या है, डी। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मोनोहाइब्रिड जेनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। ए ऑप्शन है हमारे पास 3:1, बी ऑप्शन है हमारे पास 2:1, सी ऑप्शन है हमारे पास 1:2:1, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 5:1। तो बच्चों, इसका आंसर आराम से गेस कीजिए आप और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर है हमारा सी, 1:2:1। तो बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस विद प्योर ड्वार्फ प्लांट द ऑफस्प्रिंग्स विल बी। ए ऑप्शन है ऑल टॉल, बी ऑप्शन है ऑल ड्वार्फ, सी ऑप्शन है 50% टॉल 50% ड्वार्फ, एंड डी ऑप्शन है 3:1। तो बच्चों, हमें ये बताना है, अगर हमारे जो टॉल प्लांट है अगर वो क्रॉस होते हैं हमारे ड्वार्फ प्लांट से, मतलब छोटी हाइट वाले प्लांट से, तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो कैसी होंगी। तो बच्चों, इसका आंसर फटाफट से गेस कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर है ए, ऑल टॉल, क्योंकि टॉल क्या है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हमारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, ऑल टॉल होंगे। तो बड़ो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्रोमोसोम्स अदर देन द पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स कॉल्ड। ए रिसेसिव, बी सेक्स क्रोमोसोम, सी डोमिनेंट, डी एलील। तो बच्चों, इसका आंसर हमें बताओ कि क्या होगा।
तो बच्चों इसका आंसर है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि ऑटोसोम के बाद जो हमारे क्रोमोसोम बचते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज कॉल्ड। ए है हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बी है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, सी है हमारा क्रोमैटिड्स एंड डी है हमारा नन। तो बच्चों हमें ये बताना है कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप और साइज कैसा होता है, सिमिलर रहता है, तो वो वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनका नाम क्या होगा। तो गेस कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा बी, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर इन शेप एंड साइज। अब बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जीन that can express only when occur in similar pair. A. Dominant gene, B. Recessive gene, C. Both and D. None of the above. तो बच्चों इसका आंसर गेस कीजिए आप फटाफट। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा बी, रिसेसिव जीन, क्योंकि रिसेसिव जीन एक्सप्रेस तभी होता है जब वो सिमिलर पेयर में अकर होता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ए. मेंडल, बी. मॉर्गन, सी. बेटसन एंड डी. वॉटसन। तो बच्चों फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा ए, मेंडल। मेंडल क्या थे, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The tendency of an offspring to resemble its parent is known as A. Inheritance, B. Resemblance, C. Heredity and D. Variation. अब हमें ये बताना है बच्चों ऐसी कौन सी टेंडेंसी होती है कि हमारे जो बेबीज़ होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह कैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं। तो वो कौन सी टेंडेंसी होती है? तो बच्चों इसका ऑप्शन है हमारा करेक्ट है सी, हेरिडिटी। हेरिडिटी से क्या होता है, जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। तो क्या होता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस बना के निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके, वो भी एग्ज़ाम में आपकी तरह अच्छा परफॉर्म कर सके बच्चों। और अगर आपको कोई और ज़रूरत होगी तो आप geniusclasses.net.in में पूरी चीज़ें देख सकते हैं बच्चों। जीनियस क्लासेस अ वे टू सक्सेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The geometrical device that helps to find out all the possible combination of male and female gametes known as A. Bateson square, B. Mendel square, C. Punnett square, D. None. तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट गेस कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा सी, पुनेट स्क्वायर, क्योंकि पुनेट स्क्वायर में भी क्या करते हैं हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। Pea plant were used in Mendel experiment because A. They were cheap, B. They had contrasting characters, C. They were available easily and D. All of the above. अब बच्चों हमें ये बताना है कि मेंडल ने पी में अगर एक्सपेरिमेंट्स किया तो क्यों किया। तो इसका जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि क्योंकि वो चीप थे, उनमें करेक्टर्स थे, प्रेजेंट थे और वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल थे। तो बच्चे इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए, बी एंड सी तीनों क्या है, करेक्ट है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंडल्स फैक्टर्स आर नाउ नोन एज। अब जो मेंडल फैक्टर्स थे अब उन्हें क्या कहा जाता है, ए डीएनए, बी क्रोमोसोम, सी न्यूक्लिक एसिड एंड डी जीन्स। तो बच्चों गैस कीजिए फटाफट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, जीन्स, क्योंकि अब हम मेंडल फैक्टर्स को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज नॉट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर। ए टॉल एंड ड्वार्फ, बी एक्सियल एंड टर्मिनल, सी ग्रीन एंड येलो, डी राउंड एंड लाइट। अब बच्चों हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है। तो बच्चों गैस कीजिए फटाफट।
इसका आंसर है हमारा डी, क्योंकि राउंड एंड लाइट कोई पेयर नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अपीयरेंस ऑफ अ हिडन कैरेक्टर्स in some offspring in F2 generation obeys the law of A. law of dominance, B. law of independent assortment, C. law of segregation, D. none। तो बच्चों फटाफट मुझे बता दीजिए कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द राइट आंसर, और हम सेग्रीगेशन के लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट तो देन द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट ए 25% होगा, बी 50% होगा, सी 75% होगा, या डी 100% होगा। तो हमें बताना है कि ड्वार्फ प्लांट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा 50%। 50% हमारे क्या होंगे, ड्वार्फ प्लांट होंगे, तो आंसर बी इज करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय कैरिंग आउट अ डैश, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी डाइहाइब्रिड क्रॉस, सी बोथ, डी नन। तो बच्चों जो हमारा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसे मेंडल ने कैसे प्रूव किया था, कौन सा क्रॉस किया था। तो बच्चों फटाफट गेस कीजिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पी प्लांट टर्मिनल फ्लावर्स आर अ डैश कैरेक्टर, ए रिसेसिव, बी डोमिनेंट, सी कोडोमिनेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो बच्चों फटाफट बता दीजिए कि जो टर्मिनल फ्लावर्स है वो कौन सा कैरेक्टर होता है हमारा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ए रिसेसिव। टर्मिनल फ्लावर्स हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होता है और एक्सियल फ्लावर्स हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स, अब जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका मतलब क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वन पेरेंट, बी ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स टुगेदर, सी है कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स एंड डी है नॉन सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो बच्चों फटाफट गेस कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों गेस कीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा बच्चों बी, सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स टुगेदर, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल। हमारा ऑप्शन ए है 75% कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, बी ऑप्शन है 25% कैरियर फीमेल एंड 75% नॉर्मल मेल, सी ऑप्शन है 100% नॉर्मल मेल एंड डी ऑप्शन है हमारा 50% कैरियर फीमेल एंड 50% नॉर्मल मेल। तो बच्चों अगर आप इस चीज़ को क्रॉस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना परसेंट कैरियर फीमेल होगी और कितना परसेंट नॉर्मल मेल होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आप फटाफट गेस कीजिए, इस क्वेश्चन को करिए, पुनेट स्क्वायर बनाइए। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हमारा 50% कैरियर फीमेल होंगी एंड 50% हमारा नॉर्मल मेल होंगे, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपका हमारा MCQs ऑन जेनेटिक्स पूरा खत्म होता हुआ। आई गेस आपको बहुत मज़ा आया होगा इन क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। कुछ क्वेश्चन टफ थे जिसमें आपको पुनेट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप अगर करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे शेयर कीजिए कि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपना अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सके। सो बच्चों अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे नेक्स्ट MCQs में मुलाकात होगी। तो बाय बच्चों, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।